दोस्तों नमस्कार, मैं बीएम मिश्र अनसुने किस्से में आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, इस मंगलवार मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कहानी माँ सी। जीजा जी, मैं शालू का चेहरा देखकर हमेशा ये कहती थी कि ये दीदी पर गई है। मुझे लगता था कि हम दोनों सगी बहनें हैं, इसलिए शालू ने दीदी का रंग रूप पा लिया है। अगर मुझे ये पता चल जाता कि शालू मेरी नहीं आपकी बेटी है तो मैं कब का उसे आपको सौंप देती। भगवान ने तो मेरी झोली भरपूर भर दी थी। जीजा जी, आज मुझे पता चला कि लोग मौसी को माँ सी क्यों कहते हैं। तो आइए सुनते हैं बहन के लिए एक बहन के त्याग की मर्मस्पर्शी कहानी। सुनो जी, अब मेरा जी बिल्कुल नहीं चल पा रहा है। एक सींग तक उठाने की हिम्मत नहीं बची है। तुम भी ऑफिस से कब तक छुट्टी लेकर घर में बैठोगे? ऐसा करो, कोई एक काम वाली ढूंढ लो। कम से कम तुम्हारे लिए रोटी तो बना दिया करेगी। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम मेरे सामने रसोई का काम करो। सावित्री की टूटी सी आवाज सुनकर पति गजेंद्र का चेहरा बुझ सा गया। सावित्री बीते 1 महीने से बिस्तर पर पड़ी थी। एक दिन अचानक खाने के बाद उसे उल्टियां शुरू हुई। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने लीवर में इन्फेक्शन बताया। डॉक्टर ने सावित्री को एडमिट हो जाने की सलाह दी, लेकिन सावित्री ने पति की परेशानी का हवाला देते हुए घर में ही इलाज लेने का अनुरोध किया। डॉक्टर ने उसे अनुमति दे दी, इस शर्त के साथ कि वो फुल बेड रेस्ट पर रहेगी। खान पान में परहेज के साथ ही कोई काम नहीं करेगी। पानी का एक गिलास तक नहीं उठाएगी। सावित्री ने गजेंद्र की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा था, ठीक है, ये हैं तो। इसके बाद जिस दिन से सावित्री बिस्तर पर लेटी उठ नहीं पाई। धीरे धीरे उसका शरीर जर्जर होता जा रहा था। दिन भर में बमुश्किल एक पतली सी रोटी और 4 चम्मच दाल का पानी इसलिए पीती थी ताकि गजेंद्र हताश न हो। अंदर ही अंदर सावित्री को लग रहा था कि वो अब बहुत दिनों की मेहमान नहीं है, लेकिन गजेंद्र के लिए वो जबरन मुस्कुराने का अभिनय करती रहती। जब गजेंद्र उसके पास बैठता तो वो अक्सर यही कहती, अब लगता है 2-4 दिनों में ठीक हो जाऊंगी। अंदर से थोड़ी ताकत आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं था। सावित्री दिनों दिन कमजोर होती जा रही थी और लाख प्रयास के बावजूद बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। गजेंद्र ने सावित्री का हाथ अपने हाथों पर रखते हुए कहा, मुझे तो नहीं लगता कि हमें नौकरानी की जरूरत है। तुमने तो खाना ही छोड़ दिया है। रही बात मेरी, तो 4 रोटी बना लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। खाने के तुरंत बाद बर्तन में पानी डाल देता हूं, इसलिए बर्तन धोने की भी झंझट नहीं रहती। लेकिन गजेंद्र, ऑफिस का तो कुछ सोचो। कब तक ऐसे ही छुट्टी लेकर तनख्वाह कटवाते रहोगे? अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन यदि ऑफिस चला जाऊंगा तो तुम अकेले रह पाओगी यहां? गजेंद्र ने एक लंबी सांस लेकर अपनी नजरें छत से लटक रहे पंखे की ओर टिका दी। पंखा स्थिर था। गजेंद्र का दिमाग भी उसी के साथ जाकर ठहर गया। वो सोच नहीं पा रहा था कि आखिर किया क्या जाए। गजेंद्र को काफी देर तक उलझा हुआ देख सावित्री फिर बोली, सुनो, एक काम करो, कुछ दिनों के लिए शालू को बुला लो। तुम्हारे न रहने पर कम से कम वो मुझसे बतियाएगी तो समय कट जाया करेगा। उसका स्कूल भी सुबह से रहता है, 12 बजे छुट्टी हो जाती है। यहीं से चली जाया करेगी स्कूल। सावित्री की सलाह से गजेंद्र का सुस्त पड़ चुका दिमाग हरकत में आ गया। हाँ, ठीक कहती हो। नंदिनी ने एक दिन मुझसे कहा भी था, जीजा जी, यदि दीदी की तबीयत ठीक न लग रही हो तो शालू को ले जाइए कुछ दिनों के लिए।
आपकी थोड़ी बहुत मदद कर दिया करेगी। नंदनी सावित्री की छोटी बहन थी, इसी शहर में रहती थी। शालू के अलावा उसके एक छोटा बेटा भी था। शालू 13 साल की हो चुकी थी और वो 8वीं कक्षा में पढ़ रही थी। सावित्री की राय गजेंद्र को हर दृष्टि से उचित लगी और वो स्कूटर लेकर नंदनी के घर की ओर चल पड़ा। करीब घंटे भर बाद गजेंद्र शालू को लेकर वापस घर आ गया। स्कूल टाइम के अलावा शालू दिन भर मौसी सावित्री के पास रहती और उसका पूरा ख्याल रखती। दवाई, खाना, पानी, सावित्री की हर जरूरत की जिम्मेदारी शालू ने खुद ब खुद अपने सिर पर ले ली। गजेंद्र जब शाम को ऑफिस से लौटता तो शालू को वो जबरन पढ़ने के लिए अलग कमरे में भेज देता, ये कहकर कि मौसी की सेवा के साथ साथ तुम्हें पढ़ाई पर भी पहले जैसे ही ध्यान देना है। शालू जब दूसरे कमरे में चली जाती तो सावित्री और गजेंद्र घंटों एक दूसरे की ओर देखते खामोश बैठे रहते। ऐसा लगता मानो वो दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाह रहे हों, लेकिन कह नहीं पा रहे हों। सावित्री को बिस्तर पकड़े हुए 2 महीने बीत गए, लेकिन उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। उसका पूरा शरीर सूख चुका था। एक दिन सुबह गजेंद्र ने सावित्री को चाय लाकर दी। सावित्री की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन गजेंद्र का मन रखने के लिए उसने धीरे धीरे किसी तरह चाय का कप खाली किया। चाय पीने के बाद उसके पेट में हल्का दर्द शुरू हुआ। आधा घंटे बाद जब दर्द असहनीय हो गया तो गजेंद्र ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने देखने के बाद बताया कि लीवर में संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है। अगर दवाइयों से कंट्रोल ना हुआ तो मुश्किल हो जाएगी। इनकी जान भी जा सकती है। इनकी जान भी जा सकती है। ये सुनकर गजेंद्र को ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरा जोर लगाकर उसके कलेजे को शरीर से अलग कर दिया हो। दवाइयां देने के बाद भी सावित्री की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। सावित्री के बीमार होने की खबर सुनकर उसे देखने के लिए सगे संबंधियों का आना शुरू हो गया। शाम को सावित्री की बहन नंदनी भी आई। नंदनी सावित्री के सिरहाने बैठे उसे दिलासा दे रही थी। दीदी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, कल तक में सब कुछ ठीक हो जाएगा। सावित्री ने नंदनी का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब सा फूट पड़ा। नंदनी, जीना मरना तो भगवान के हाथ में है। मृत्यु पूर्ण सत्य है, इसे लेकर दुखी नहीं होना चाहिए। और मुझे तो कोई डर नहीं है मरने का, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ऐसा काम किया है जिसकी खुशी मरने के बाद भी मेरे साथ रहेगी। नंदनी, तुम शालू को खूब पढ़ाना लिखाना, उसका ब्याह एक ऐसे लड़के से करना जो उसे हमेशा प्रसन्न रखे। ये समझो कि शालू मेरी भी बेटी है। सावित्री की आवाज धीमी पड़ रही थी, सांसें अनियंत्रित होने लगी थीं। गजेंद्र ने सावित्री का सिर उठाकर अपनी गोद में रख लिया। वो ऐसे बोल रहा था मानो याचना कर रहा हो। सावित्री, ऐसा मत करो, मैं अकेला कैसे रह पाऊंगा। प्लीज सावित्री, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन शायद सावित्री ने गजेंद्र की याचना नहीं सुनी। गजेंद्र की गोद में ही उसका सिर लुढ़क गया। सावित्री गजेंद्र को छोड़कर चली गई। आज सावित्री को गुजरे हुए 3 दिन बीत चुके थे। शोक संवेदनाओं की रस्म अदायगी करने आए सारे रिश्तेदार जा चुके थे। घर में सिर्फ गजेंद्र था। सावित्री से हमेशा के लिए जुदा होने के गम में वो बेहाल था। लिहाजा उसे संभालने के लिए नंदनी और शालू अब भी वहीं रुकी हुई थी। जीजा जी, बहुत रात हो चुकी है, उठिए कुछ खा लीजिए। खुद को संभालिए जीजा जी, आप समझदार हैं। बताइए भला होनी को कौन टाल सकता है। नंदनी ने बेजान से पड़े गजेंद्र को सहारा देकर उठाया।
गजेंद्र सामने रखी खाने की थाली को यूं घूर रहा था मानो ये थाली ही उसे खा जाएगी। जीजा जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। लीवर का इन्फेक्शन क्या इतना खतरनाक होता है? मुझे तो लगता है दीदी को कुछ और दिक्कत थी, शायद उसने बताया न होगा। हो सकता है डॉक्टर भी न समझ पाए हों। नंदनी की ये आशंका भरी बात सुनते ही गजेंद्र की मुद्रा अचानक बदल गई। वह चीखते हुए बोला, हाँ, उसे गहरा सदमा लगा था, मुझे सब मालूम था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। 11 साल से वो सदमा उसे घून की तरह खोखला करता रहा, और अब सदमा? कैसा सदमा जीजा जी? नंदनी ने चकित होकर पूछा। हाँ नंदनी, बहुत गहरा सदमा लगा था उसे। ये कहकर गजेंद्र उन बीते दिनों की यादों में खो गया। उसकी जुबान से वो सब निकलने लगा जिसे उसने आज तक दबा कर रखा था। वो बोलता रहा और नंदनी केवल सिर हिलाती रही। नंदनी, तुम्हें याद होगा जब शालू का जन्म हुआ था उस समय सावित्री भी पेट से थी। शालू के जन्म के पहले तुम्हारी हालत बहुत खराब हो गई थी। अस्पताल में तुम लगातार 3 दिन तक बेहोश थी। संयोग था कि उसी समय सावित्री को भी प्रसव पीड़ा हुई। वो बहुत खुश थी। मैं सावित्री को भी उसी अस्पताल में ले गया जहां तुम थी। सावित्री प्रार्थना कर रही थी कि ऊपर वाला नंदनी को बेटा दे दे और मुझे बेटी। भाई बहन की जोड़ी बन जाएगी। डॉक्टर ने तुम्हें बताया था कि इसके पेट में जो बच्चा है वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तुम दर्द से कराह रही थी। डॉक्टर ने तुम्हें बेहोश कर रखा था और ऑपरेशन की तैयारी की जा रही थी। दूसरे दिन ऑपरेशन हुआ तो बच्चा मृत पैदा हुआ। डॉक्टर ने कहा कि यदि ये बात तुम्हें पता चल जाएगी तो तुम्हें शॉक लगेगा और इससे तुम्हारी भी जान को खतरा हो सकता है। तीसरे दिन सावित्री ने एक फूल सी बेटी को जन्म दिया। तब तक तुम्हें होश नहीं आया था। तुम्हारी हालत की जानकारी जब सावित्री को हुई तो उसने बिना कुछ सोचे समझे मुझसे कहा, गजेंद्र, अभी हमारी उम्र ही क्या हुई है, बच्चे तो फिर पैदा हो सकते हैं, लेकिन यदि हमारी बहन चली गई तो दोबारा कभी न मिलेगी। उस दिन मैंने सावित्री का ममतामयी और निर्दय रूप एक साथ देखा था। उसने तुरंत हमारी बच्ची को उठाकर मेरी गोद में दे दिया, ये कहते हुए कि जाओ इसे नंदनी के पास रख दो, ताकि नंदनी को जब होश आए तो उसे ये पता न चले कि उसका बच्चा मर चुका है। गजेंद्र ने एक लंबी सांस लेकर फिर बोलना शुरू किया। नंदनी, सावित्री ने यह बलिदान खुशी के साथ दिया था। तुम जब शालू को लेकर हंसती हुई अपने घर पहुंची थी तो सावित्री तुम्हारी अपेक्षा कहीं बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन उसकी ये खुशी बहुत दिनों तक टिक न पाई। शालू के जन्म के 2 साल बाद एक दिन सावित्री के पेट में तेज दर्द उठा। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया तो पता चला कि सावित्री की बच्चेदानी में एक घाव है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। डॉक्टर ने कहा कि बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी, अन्यथा सावित्री की जान को खतरा हो सकता है। बच्चेदानी निकलने का सदमा सावित्री को अंदर तक तोड़ गया। उसके बाद सावित्री अक्सर बीमार रहने लगी और अंदर ही अंदर जड़ जमा चुकी उसकी उसी बीमारी ने आज मुझे अकेला कर दिया। अचानक लगा कि गजेंद्र में अब कुछ बोलने की ताकत खत्म हो गई है। नंदिनी जड़बत बैठी थी। जब उसे लगा कि गजेंद्र अब दुख के गहरे भंवर में डूब चुका है तो उसने धीरे से कहा, आपने ये सब मुझे अब तक क्यों नहीं बताया? जीजा जी, मैं शालू का चेहरा देखकर हमेशा ये कहती थी कि ये दीदी पर गई है। मुझे लगता था कि हम दोनों सगी बहनें हैं, इसलिए शालू ने दीदी का रंग रूप पा लिया। अगर मुझे ये पता चल जाता कि शालू मेरी नहीं आपकी बेटी है तो मैं कब का उसे आपको सौंप देती।
भगवान ने तो मेरी झोली भरपूर भर दी थी। जीजा जी, आज मुझे पता चला कि लोग मौसी को मासी क्यों कहते हैं। मुझे तो लगता है मौसी मासी नहीं, माँ ही होती है। नंदिनी और गजेंद्र के बीच हो रही बातें जब पीछे खड़ी शालू ने सुनी तो वो फपक पड़ी। वो गजेंद्र से लिपट गई। पापा, आज से मैं आपकी देखभाल करूंगी। मुझे गर्व है कि मेरे पापा मनुष्य के रूप में ईश्वर हैं। पापा, जो त्याग आपने किया है शायद वो भगवान के भी वश में नहीं था। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करना न भूलें। और हाँ, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगले मंगलवार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।